3 साल पहले की बात है, साल 2022। श्रीलंका में अचानक लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं, तोड़ फोड़ होती है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन, संसद, हर तरफ कोहराम। उसकी वजह ये थी कि श्रीलंका में महंगाई आसमान छू रहा है, पेट्रोल की कीमतें, यहाँ तक कि कतार में लगकर लोग ब्रेड खरीद रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म, और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। और तब के वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे गोटबाया राजपक्षे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये 2022 की बात है। इसके 2 साल के बाद अचानक बांग्लादेश में एक मूवमेंट शुरू होता है। ये मूवमेंट वहाँ के स्टूडेंट्स के ज़रिए होता है, और इस आंदोलन की बांग्लादेश में जो शुरुआत हुई उसकी वजह ये थी कि एक कानून कि जो बांग्लादेश की आज़ादी में जिन मुक्ति वाहिनियों ने हिस्सा लिया था उनके परिवार को नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी के छात्र वहाँ के भड़क गए कि भाई हम भी इसी देश के नागरिक हैं, तो फिर उनको क्यों, वो हमारा हक क्यों मारे। उसको लेके ढाका से शुरू हुआ ये मूवमेंट, अलग अलग चलता रहा, और आखिरकार करीब 5 अगस्त 2024 को वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। तब भी प्रदर्शनकारी छात्रों ने वहाँ की पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, हर जगह पर धावा बोल दिया था, और ये मूवमेंट भी कामयाब रहा। शेख हसीना अब भी भारत में शरण लिए हुई। तो ये 2 देश हमारे पड़ोसी देश, श्रीलंका और उसके बाद बांग्लादेश, इन दोनों जगहों पर यह आंदोलन हुआ और सरकार को जाना पड़ा, भागना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। और अब नेपाल, मंडे से नेपाल में जो कुछ हो रहा है, आज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले होम मिनिस्टर पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, एक एक कर सबको इस्तीफा देना पड़ा। वहाँ के भी संसद से लेकर बाकी जगहों पर भीड़ पहुँच गई, और 20 से ज़्यादा नौजवानों की मौत की खबर है। अब भी काठमांडू सुलग रहा, जगह जगह आगजनी भी हो रही है। तो चाहे वो श्रीलंका हो या बांग्लादेश या नेपाल, इन तीनों जगहों पर ये जो आंदोलन हुआ, जो एक क्रांति हुई लोगों के ज़रिए, इसमें एक नाम आया कॉमन, जेन ज़ी। अब ये जेन ज़ी क्या है जो सरकार को उखाड़ कर फेंक देती है, सत्ता परिवर्तन? ये हैं कौन लोग? और एक के बाद एक जब ये आंदोलन करते हैं तो फिर तख्ता पलट कैसे हो जाता है? न इनका राजनीति से कोई लेना देना, न इनका किसी और चीज़ से लेना देना, बल्कि इनकी उम्र भी ऐसी है कि पॉलिटिक्स और बहुत चीज़ों से दूर है। तो फिर ये जेन ज़ी हैं कौन, जो पहले श्रीलंका में, फिर बांग्लादेश में और अब नेपाल में जिन्होंने सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया? और नेपाल में ये जेन ज़ी को क्यों सड़कों पर आना पड़ा? आखिर उनकी मांग क्या थी? तो पेश है पूरी कहानी। अक्सर हम लोग सुनते हैं, अरे तुम तो पुरानी पीढ़ी की, और वो फलाना पीढ़ी का है, और फिर बातें होती, पीढ़ियों में टकराव होता है कि ये पुराने दौर का है, इसकी सोच पुरानी है। हम लोग घर में कई बार बात करते हैं, जो नए बच्चे हैं, नए जनरेशन के, वो कहते हैं अरे आपको ये पता नहीं, और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं इसे क्या पता। तो वो हमेशा एक टकराव चलता है पुरानी और नई पीढ़ियों में। तो एक्चुअल में इसी पीढ़ी को अलग अलग दर, जब ये वक्त दौर आता है, उन पीढ़ियों को एक नाम दिया जाता है। ये जेन ज़ी सबसे लेटेस्ट पीढ़ी का नाम है। वो लोग जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए, वो जेन ज़ी हैं। यानी जेन ज़ी वो लोग हैं जिन्होंने जब आंखें खोली तो इंटरनेट, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इन सब के दौर में खोली, और इसीलिए ये जेन ज़ी है। ऐसा नहीं है जेन ज़ी पहली पीढ़ी है, इससे पहले मैंने कहा ना कि जैसे 7 पीढ़ियों को मिलाकर एक पूरी दुनिया या समाज के बारे में बात होती है, तो जेन ज़ी जो है ये अभी लेटेस्ट है। अब जेन ज़ी की खासियत क्या है और क्यों ये इस तरह की क्रांति में कामयाब है, तो उसको समझने के लिए आपको बाकी पीढ़ियों को समझना पड़ेगा, तो क्लियर हो जाएगा जेन ज़ी क्यों अलग है। शुरुआत हुई थी 7 पीढ़ियों में से, जो पहली जेन ज़ी के ही तौर पे जो नाम दिया गया था, ग्रेटेस्ट जनरेशन। ग्रेटेस्ट जनरेशन उन लोगों के लिए था जो 1901 से 1927 तक पैदा हुए थे, यानी 1901 से 1927 तक के पीरियड में जो लोग पैदा हुए, उन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। क्यों कहा गया? उसकी वजह ये थी कि उस दौर में काफ़ी संघर्ष था, काफ़ी लड़ाई थी,
और कई तरह की परेशानियां थीं, बीमारियां थीं, लड़ाइयाँ थीं, जंग थी, गरीबी थी। फिर भी इन लोगों ने हर हालात से लड़ाई की अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, और ज़िंदा रहे, मुकाबला किया उन तमाम मुश्किलों का, उन तमाम बीमारियों का जिसके लिए उस वक्त न दवा थी, न वैक्सीन, कुछ नहीं था। और जंग भी लड़ी जा रही थी, भूखमरी भी थी, खाली पेट भी लड़ रहे, गरीबी से भी जूझ रहे। तो इसीलिए ये संघर्ष का जो दौर उस 1901 से 1927 के बीच पैदा हुए लोगों ने जो काटा देखा और उससे मुकाबला किया, इसीलिए उनको नाम दिया गया था ग्रेटेस्ट जनरेशन, यानी 1901 से 1927 के बीच में जो लोग पैदा हुए। इसके बाद आती है दूसरी पीढ़ी, 1928 से 1945 तक के दरमियान जो पैदा हुए, 1928 से 1945, इनको साइलेंट जनरेशन कहा गया, साइलेंट जनरेशन का नाम दिया गया। यानी इनसे पहले की पीढ़ी ग्रेटेस्ट जनरेशन थी, लेकिन अब उलट हो गया और इनको कहा गया है साइलेंट जनरेशन। इसकी वजह ये थी कि 1928 से 1945 के बीच जो लोग पैदा हुए, उनमें से एक बड़ी आबादी ने गुलामी के दौर में आंखें खोली या जन्म लिया था। ये वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। तो विश्व युद्ध, गुलामी का दौर, अलग अलग देशों पर अलग अलग देशों का कब्जा, अंग्रेज़ों की उस वक्त हुकूमत, जिसके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत इतनी थी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत में कभी सूरज डूबता ही नहीं है, क्योंकि एक जगह डूबता दूसरी जगह उगता, और ऐसे तमाम देशों पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो लोग खामोश थे, गुलामी के दौर में डरे हुए थे, और इसीलिए उनको नाम दिया गया साइलेंट जनरेशन, क्योंकि उन्होंने खामोशी से सारे जुल्म को सहा। इसके बाद ये 1928 से 1945 तक के जनरेशन के लोग थे। दिन आया 1946 से 1964 के बीच जिन लोगों ने इस दुनिया में आंखें खोली या पैदा हुए, 1940 से 1964 तक जो लोग पैदा हुए, उनको नाम दिया गया बेबी बूमर। अब बेबी बूमर जनरेशन इनको कहा गया। क्यों कहा गया, इसकी वजह भी थी। इस दौरान में बड़ी सारी तब्दीलियां आनी शुरू हुई 46 से 1964 तक। आपको याद होगा, ये वही दौर था जब एटम बम बना था, नागासाकी हिरोशिमा पर गिरा था। तो टेक्नोलॉजी ने भी अब करवट बदलनी शुरू कर दी थी, नई नई चीज़ें आ रही थी, और जो उस वक्त की पीढ़ी थी, उन्होंने अपनी मेहनत, अपने दिमाग से इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में एक तरह से जन्म लेना शुरू कर दिया था। जो आज हम कुछ देख रहे हैं, असल में ये उस वक्त की मेहनत थी, 1946 से 1964। और इसीलिए इस जनरेशन के लोगों को बेबी बूमर कहा गया, क्योंकि ये अब बूम लाने वाले थे एक सोसाइटी में, नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी, नए हथियार, नए आविष्कार। तो एक तरह से जो आधुनिक दुनिया बनने जा रही थी आने वाले वक्त में, उसकी बुनियाद रखी थी 46 से 64 तक के बीच पैदा होने वाले लोगों ने, और इसीलिए उन्हें बेबी बूमर का नाम दिया गया। इसके बाद जिन्होंने जन्म लिया, उसका जो जनरेशन, नई पीढ़ी आई, जनरेशन एक्स, इसको जनरेशन एक्स कहा गया। जनरेशन एक्स 1965 से 1980 के बीच में जो लोग पैदा हुए, 1965 से 1980 के बीच में जिन लोगों ने जन्म लिया, उन्हें जनरेशन एक्स का नाम दिया गया। और इसकी वजह ये थी कि जो इनसे पिछली पीढ़ी ने टेक्नोलॉजी को एक तरह से जन्म दिया था, अब वो उस पर काम कर रहे थे। और इस जनरेशन को, जो 65 से 80 के दरमियान पैदा हुए, जनरेशन एक्स, इनको कहा जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न दुनिया की बुनियाद इन्होंने रखी। इसीलिए इनको एक्स फैक्टर के तहत जनरेशन एक्स नाम दिया गया। और ये जनरेशन एक्स एक और ख़ास मायने में भी है। 65 से चूँकि 80 के दौर में पैदा हुए जो लोग जनरेशन एक्स में आते हैं, तो टेक्नोलॉजी का आविष्कार और नई नई चीज़ें इन्हीं के पीरियड में आने लगी। उसके बाद अब नई जनरेशन बाद में आने लगी, जैसे भी जेन ज़ी तक है। तो इस जनरेशन के लोगों ने आने वाली जनरेशन के साथ मिलकर एक पुल का काम किया। अपने आइडियाज़, अपने टेक्नोलॉजी, अपनी सारी चीज़ें उन्होंने पास ऑन किया। तो एक पुल का काम करने का भी क्रेडिट जनरेशन एक्स को जाता है। इसके बाद आता है एक और जनरेशन, मिलेनियल्स। 1981 से 1996 के बीच में जो लोग पैदा हुए इस दुनिया में, उन्हें जनरेशन मिलेनियल्स कहा गया। मिलेनियल्स इसलिए कहा गया क्योंकि एक तो एक सदी का अंत हो रहा है, और दूसरा
सबसे ज़्यादा बदलाव इसी जनरेशन ने देखा। सदी के शुरुआत के बाद जब सदी का खात्मा हो रहा है तो पुराने दौर, नए दौर, टेक्नोलॉजी से पहले की दुनिया, बीमारियां, जंगें, ये सारी चीज़ें, तो जो मिलेनियल्स पीढ़ी के लोग थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बदलाव को देखा। इससे ज़्यादा बदलाव किसी और जनरेशन ने नहीं देखा। तो इसीलिए मिलेनियल्स 1981 से 1986 के बीच में जो लोग पैदा हुए उन्हें कहा गया। इसके बाद जो 1981 से 1996 ये जनरल मिलेनियल्स हो गए, मतलब जनरेशन जो है। इसके बाद आता है जेन ज़ी, जनरेशन जेड आप जिसे कहें। 1997 से 2012 तक के बीच में जो लोग पैदा हुए उन्हें जेन ज़ी या जनरेशन जेड कहते हैं। और उसकी वजह यह है कि ये वो लोग थे, जो एक मुहावरा है ना कि हाथ में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, असल में ये वो जनरेशन है। जब इन्होंने आंखें खोली तो कंप्यूटर इनके सामने, आंखें खोली तो इंटरनेट इनके सामने, सोशल मीडिया इनके सामने, हर चीज़ जो एक टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतर और खूबसूरत रूप हो सकता है, इन लोगों ने आंखें खोलते ही देख ली। ये कायदे से पैदा ही हुए इस इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सारे लोगों के बीच में, और इसीलिए इन्हें जेन ज़ी कहा गया। तो कहते हैं कि इस दौर में पैदा हुए जो 97 से 2000, ये बेस्ट जनरेशन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो सारी चीज़ें देख ली और पैदा होते ही इन्हें वो सारी चीज़ें मिली। अब ये और आगे जाएंगे। तो इसीलिए इस जनरेशन की ख़ास बात है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इनकी ज़िंदगी, इनकी धड़कन, इनकी सांसें हैं। 97 से 2012 के बीच में जो पैदा हुए, चूँकि इंटरनेट साथ लेकर आए, सोशल मीडिया साथ लेकर आए, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इन्होंने आंखें खोलते ही देख ली। तो ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड जनरेशन है और इसीलिए इन्हें जेन ज़ी का नाम दिया गया। और यही वो जेन ज़ी है जिसने पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में तख्ता पलट किया। वो क्यों हुआ नेपाल में ख़ास तौर पर, यह आगे बताऊंगा। सिर्फ लास्ट एक जेन ज़ी ऐसा नहीं है कि आखिरी और सबसे होनहार। जेन ज़ी के बाद एक और जनरेशन आई, उसका नाम है जनरेशन अल्फ़ा। ये लास्ट है अभी तक, जनरेशन अल्फ़ा। जो लोग 2013 से 2025 के बीच में पैदा हुए, यानी कि अभी जो करंट साल चल रहा है, ये जनरेशन अल्फ़ा है। और ये जनरेशन अल्फ़ा जो है, इनको कहते हैं कि बेहद तेज़ दिमाग, इसके अलावा इंटरनेट, सेलफोन, टैबलेट, सोशल मीडिया और इसका इस्तेमाल, इसकी अच्छाई, इसकी बुराई, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। मानी मतलब ये कि जेन ज़ी वाले जो हैं उनसे भी आगे अब जनरेशन अल्फ़ा है। लेकिन फ़र्क ये है जेन ज़ी और जनरेशन अल्फ़ा में कि 2013 से 2025 तक के बीच में पैदा होने वाले, यानी कि इनकी उम्र जो 2013 से 25 के बीच में पैदा हुए, इस वक्त 12 साल होगी। तो 12 साल के बच्चे क्रांति जनरली करेंगे नहीं, किसी आंदोलन में कूदेंगे नहीं, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनकी उम्र ही 12 साल है। 13 से 25 जोड़ ले तो अब 12 साल की उम्र हुई। आने वाले 5 साल 10 साल में ये जेन अल्फ़ा जेन ज़ी से भी आगे चला जाएगा, क्योंकि इनकी उम्र बढ़ेगी जब ये बालिग होंगे। लेकिन जेन ज़ी जो है, जो 97 से 2012 के बीच में पैदा हुए, वो सब इस वक्त 97 से जोड़े तो करीब 28 साल की उम्र हो गई होगी। तो 25, 28, 20 मतलब 18 से ऊपर के जितने हैं वो जेन ज़ी हैं। तो जेन अल्फ़ा आ चुका है जनरेशन, लेकिन इस वक्त वो सब नाबालिग हैं, 12 के नीचे के हैं। तो सबसे ऊपर कौन हुआ? जेन ज़ी, जो 97 से 2012 के बीच में पैदा हुआ है। अब जेन ज़ी ने नेपाल में अचानक श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद क्यों किया? 2-3 बड़ी बेसिक छोटी चीज़ें थी, लेकिन जिसने आग में घी का काम किया वो कुछ दिन पहले नेपाल में एक मंत्री की बेटी की शादी थी। और इस मंत्री की बेटी की शादी बड़े मतलब अच्छे खासे लेवल पर हो रहा था। खूब शो ऑफ हुआ, खूब पैसे लुटाए गए, शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और इस शादी के लिए एक वक्त में ऐसा आया कि जब करीब 6 घंटे के लिए कुछ खास रूट पर ट्रैफिक रोक दिया गया, जिससे आम लोगों को बड़ी परेशानी हुई।
और इसके सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें तो चल ही रही थी। तो जब रोक दिया गया और आम लोगों को परेशानी हुई तो लोगों को गुस्सा आया और उसमें कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें डाली। अब जेन ज़ी आ गया है और इसको एक मुद्दा बना दिया कि मतलब हमारे देश में हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे जनता, जो किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को नौकरी पर जाना है, किसी को कोई और इमरजेंसी है, और आपने ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर रखा है, रोक रखा है 6-6 घंटे तक। क्यों? क्योंकि एक मंत्री की बेटी की शादी है। लोगों का गुस्सा वहाँ से ऊंचा उठना शुरू हुआ। ये पहली चीज़ थी। उससे पहले एक और चीज़ हो गई। उससे पहले हुआ ये कि नेपाल सरकार के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ करप्शन और सबको लेकर चल रहा था। अब सोशल मीडिया पे लगाम कैसे लगाएं? तो नेपाल सरकार ने एक कानून लाया। उन्होंने कहा कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंपनियां हैं वो नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और नेपाल के अंदर अपना ऑफिस खोलें, अपने कर्मचारी को रखें ताकि कोई नोटिस हो, कानूनी नोटिस हो, शो कॉज नोटिस हो, उनके दफ्तर में जाकर दिया जाए और वो एक तरह से नेपाल के बनाए हुए कानून के तहत ही अपना काम करेंगी। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कितने जो भी ऐप सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। 28 अगस्त को उन्होंने ये सारे सोशल मीडिया कंपनी को नोटिस भेज दिया और कहा कि 7 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। 3 सितंबर तक की तारीख थी कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, अपना दफ्तर खोलिए। न मेटा, न फेसबुक, न ट्विटर, किसी ने भी अपनी कंपनी वहाँ पे नहीं खोली दफ्तर। क्यों? उनको महंगा पड़ता। नेपाल एक बहुत बड़ा मतलब इंटरनेट यूज़र के तौर पर आबादी के हिसाब से देखें तो देश नहीं है। एक बार नेपाल में अगर ये सारी बड़ी कंपनियां सोशल मीडिया जो ऐप चलाती हैं वो नेपाल में अपना दफ्तर खोल लेंगी तो फिर बाकी छोटे छोटे देशों का भी उन पर दबाव पड़ेगा कि हमारे देश में भी खोलो, हमारे यहाँ का भी कानून मानो, हमारे यहाँ भी तुम्हारा ऑफिस होना चाहिए, तुम्हारे लोग होना चाहिए ताकि हम तुम्हें नोटिस भेज सकें। तो पता चला कि ट्विटर ने अब नेपाल में भी खोल दिया है, छोटे छोटे देशों में भी खोलना पड़ेगा तो उनका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। दफ्तर खोलने के लिए मैन पावर चाहिए होगा, बाकी चीज़ें चाहिए होंगी। तो इसलिए जो फेसबुक से लेके बाकी यूट्यूब, मेटा, बाकी लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया सिवाय एक के, और वो था टिकटॉक, चीन की जो कंपनी है। अब कहते हैं कि आजकल चीन के साथ नेपाल का बड़ा अच्छा रिश्ता है, हमारे साथ उतना अच्छा नहीं है। चीन वहाँ ज़्यादा दखल देने लगा तो अब टिकटॉक चीन का नेपाल के ऊपर प्रेशर, वो मदद भी करता है फाइनेंशियली। तो नेपाल सरकार ने टिकटॉक को तो छोड़ दिया, बाकी सारे ऐप पर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने यहाँ आए नहीं, साइन नहीं किया, ऑफिस नहीं खोला। 4 सितंबर से 26 ऐसे टोटल ऐप सोशल मीडिया के नेपाल सरकार ने एक ऑर्डर पास कर उसको बैन कर दिया, जिसमें फेसबुक, जिसमें आपका व्हाट्सअप, जिसमें यूट्यूब और ऐसे तमाम 26 ऐप्स सोशल मीडिया के नेपाल सरकार ने बैन कर दिया। नेपाल सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऐप्स को बंद करने की वजह अपने नागरिकों को ये बताई कि इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इससे बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और इसीलिए हम बंद कर रहे हैं। लेकिन लोगों को मालूम था कि ये सच नहीं है। असल में सरकार का इस सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने की वजह एक थी जो अगस्त के महीने से चल रही थी नेपाल में, और वो थी एक मुहिम। एक पूरा नेपाल के सरकार में बैठे हुए जो पावरफुल लोग हैं और उनके मिनिस्टर, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहा है कैंपेन, और इस कैंपेन का नाम था नेपो बेबी। नेपो बेबी यानी नेपोटिज्म वाली बात से उठाकर उसमें ये था कि नेपाल की सरकार, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे जो चुन कर आते हैं सांसद, उन बहुत अमीर घराने से भी नहीं है, लेकिन जैसी सरकार में आते हैं वो बहुत अमीर हो जाते हैं। तो इस नेपो बेबी मूवमेंट के तहत सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर नेपाल के उन तमाम नेताओं, मिनिस्टर्स, एक्स प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर और वहाँ की 3 सबसे बड़ी टॉप पॉलिटिकल पार्टी, उनसे जुड़े हुए लोग और उनके बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैरने लगी। कैसी तस्वीरें कि हम सब तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं और ये जो नेता हैं, हमारे जो मंत्री हैं, इनके बच्चे नेपाल छोड़कर विदेशों में महंगे महंगे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। उनकी लाइफ स्टाइल, उनके ब्रांडेड कपड़े, कुछ जगहों पे तो उनके सालाना फीस की भी लिस्ट निकाल दी गई कि 50-50 लाख इंडियन करेंसी में मैं बात कर रहा हूँ, ₹50 लाख तक फीस दे रहे हैं, और जिनकी पहले कोई ऐसी हैसियत या औकात नहीं।
तो नेपो बेबी करके एक मुहिम चली। नेपाल की जो भी पॉलिटिकल सर्किल से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी फैमिली के, उनके बच्चों के, और उनके बच्चों की ऐसी सी तस्वीरें जिसमें वो शो ऑफ भी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उनके कॉलेज, उनके रहन सहन, उनके घर, उनके ब्रांडेड कपड़े, उनके फीस, उनकी महंगी लग्जरी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर तैरने लगी और लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है। मतलब वहाँ के नौजवान बेरोज़गार हैं, रोज़गार है नहीं, ज़िंदगी ठीक ठाक नहीं है, बेचारे नेपाल के लोग मजदूरी और छोटे मोटे काम करने के लिए नेपाल छोड़ने को मजबूर हैं, और यहाँ जिनके हाथ में सत्ता दे रखी है कि नेपाल के लोगों की भलाई करें, वो जनता छोड़ अपने परिवार की भलाई में लगे हुए हैं। तो जब ये नेपो बेबी मुहिम चली सोशल मीडिया पर, तो नेपाल सरकार की फजीहत हो गई, और इसमें क्या सरकार क्या अपोजिशन सब हमाम में नंगे थे। अब लोगों के दिमाग पर इसका बड़ा असर पड़ा। क्या एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, सरकार के पास पैसे नहीं है, तो फिर इनके बच्चे 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए फीस कहाँ से दे रहे हैं, और विदेशों में इतनी महंगी गाड़ियाँ कैसे रख रहे हैं, अलग से कैसे अपार्टमेंट में ये लोग रहते हैं, कैसे घूमते हैं फिरते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं। जब ये चीज़ें आई तो ये जेन ज़ी लेकर आया। भाई 97 से 2012 के बीच में पैदा हुए वो लोग जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ जिन्होंने आंखें खोली, धीरे धीरे सोशल मीडिया पर ये वायरल होना शुरू हो गया। अब सरकार पर भी प्रेशर, सरकार ने कहा क्या करें। तब सरकार ने ये कहा कि भाई सोशल मीडिया पे रोक लगा देंगे तो ये नेपो बेबी ये सारी मुहिम रुक जाएगी। और यही गलती करती नेपाल सरकार ने, उसने 1 हफ्ते का टाइम दिया। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, ट्विटर और आपके जितने भी व्हाट्सअप, ये सारे, तो उन्होंने कहा हम कहाँ दफ्तर खोलेंगे, कहाँ क्या करेंगे, इनका जवाब ही नहीं दिया। 1 हफ्ता बीत गया। अब नेपाल सरकार को पता है कि इस मुहिम को रोकना है, उन्होंने आनन फानन में 4 सितंबर को बैन कर दिया, 26 ऐप पे रोक लगा दी। अब जेन जी बिना सोशल मीडिया के और इस ऐप के कैसे रहेगी जिसके साथ उन्होंने आंखें खोली है। मतलब उनसे उनकी सबसे प्यारी और कीमती चीज़ छीन ले कोई, तो फिर क्या करेगा। अब उन्हें आया गुस्सा, लेकिन अब सवाल ये है कि इस गुस्से को आंदोलन और मुहिम में कैसे बदलें, क्योंकि एक ही तरीका था, वो था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को, जेन जी को इकट्ठा करना। अब वो तो ऐप 4 तारीख को बंद, तो कैसे मैसेज पास करेंगे। नेपाल सरकार ने जाने अनजाने ये गलती कर दी, उसने टिकटॉक को बैन नहीं किया, क्योंकि चीन से वो पंगा ले नहीं सकता था। अब ये सारे जेन जी वालों ने उस टिकटॉक को अपना हथियार बना लिया, और टिकटॉक पर अब वही सारी चीज़ें देने लगे, बट उसमें भी कितना कर सकते थे। इसी दौरान में एक और नई चीज़ हो गई। एक वहाँ ऑर्गेनाइजेशन है NGO, हम नेपाल। हम नेपाल का नाम पहली बार तब सामने आया था, खासतौर पर इंडिया में, जब आपको याद होगा ओडिशा में एक नेपाली स्टूडेंट की मौत हो गई थी, और उसको लेके हम नेपाल ने नेपाल में आंदोलन शुरू कर दिया था। तो हम नेपाल एक ऐसा NGO है जो नेपाल में बहुत पॉपुलर है। उसकी वजह ये कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ भूकंप में, त्रासदी में, स्टूडेंट्स के मुद्दों पर आवाज़ उठाता है सोशल मीडिया के थ्रू और अपना काम करता है। तब 26 सोशल मीडिया ऐप बंद, जेन जी नाराज, गुस्से में कि ये क्या है, हमने इनका नेपो बेबी मुहिम चलाया तो सरकार हमसे हमारी ही प्यारी चीज़ छीन रही है। तब ऐसे में हम नेपाल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आ गया है, और उसने कहा कि हम इस बैन के खिलाफ सोशल मीडिया एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे काठमांडू में। बाकायदा उसने सरकार से परमिशन मांगी, सरकार ने दे दिया कि हम नेपाल कितना बड़ा NGO है, कुछ बच्चे आएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, चले जाएंगे, जाने दो, डेमोक्रेसी के नाम पे ही चलेगा। अब हम नेपाल ने एक मुहिम छोड़ दी कि डेमोन्स्ट्रेशन करना है। उम्मीद ही नहीं थी नेपाल सरकार को कि इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट सड़क पर आ जाएंगे। हम नेपाल ने हर एक से सिर्फ एक गुजारिश की कि आप सभी जो इस सोशल मीडिया बैन के खिलाफ एजिटेशन करोगे, अपने अपने स्कूल के ड्रेस में आना, ताकि लगे कि हाँ तुम स्टूडेंट हो, ये नहीं कि इसके भीड़ में कोई पॉलिटिक्स हो रहा है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं। उम्मीद से ज़्यादा जेन जी के लोग, स्टूडेंट, क्योंकि ये सारे ज़्यादातर स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए मंडे को। सरकार को भी यकीन नहीं था। इसके बाद तो जो हुआ, काठमांडू से लेके फिर नेपाल के अलग अलग शहरों तक ये पूरा आंदोलन फैल गया। फिर
पहले होम मिनिस्टर की जगह गोलियां चली, ये क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। 20, अब शायद ज़्यादा तादाद बढ़ गई, लोगों की मौत हो गई, यही जो जेनजी के थे। अब जब मौत हुई तो फिर नई जनरेशन और फिर लोगों का भी, उनके पेरेंट्स को भी ये क्या है, जो बच्चे आंदोलन करने आ रहे हैं आप उन्हीं बच्चों पर गोली चलाओगे, गुस्सा और बढ़ा। इसके बाद तो बेकाबू होता गया। फिर आज दूसरा दिन, तो वहाँ की जितनी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है, चाहे पार्लियामेंट से लेकर जितने भी मंत्रालय, उन सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जितने मिनिस्टर हैं उन सब के जो अलग अलग जगहों पे घर थे, क्योंकि वो भी काठमांडू में तो आए हैं लेकिन बाकी जगहों से ही हैं चुनकर, उनके घरों को निशाना बनाया गया, आग लगा दी गई। और होम मिनिस्टर, फिर बाकी मिनिस्टर एक एक कर इस्तीफ़ा देने लगे। फिर प्राइम मिनिस्टर ओली को लगा कि अब उनका भी मुश्किल है, तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा और आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो एक तरह से अब ये सरकार गई, एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो पॉपुलर नाम है उसको सामने लाया गया है। और जेनजी ने इस तरह से पिछले 3 सालों में तीसरा देश है नेपाल जहां तख्ता पलट कर दिया। पिछले 16 सालों में नेपाल में ये 13वीं बार सरकार बदली गई है। 16 साल और 13 सरकार, 5 साल की सरकार होती है, तो 5 साल के हिसाब से 16 साल अगर हुई है तो कम से कम 3 या चौथी सरकार होनी चाहिए, लेकिन 13वीं सरकार गिरी है। और इसकी वजह यह है कि नेपाल में एक तरफ गरीबी है, लेकिन नेपाल जब राजशाही का ख़त्म हुआ, लोग बहुत ज़माने तक राजशाही से दुखी थे। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आया, लेकिन लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। वहाँ जो भी सत्ता में आया, भूखा आया कि जितना बटोरना है बटोर लो, अगली बारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन हाल के वक्त में कुछ ऐसे बड़े घोटाले हुए, स्कैम हुए कि जिसने लोगों को और गुस्सा दिला दिया। तो ये जेनजी का मूवमेंट असल में अचानक फूटा हुआ मूवमेंट नहीं है कि 26 ऐप बंद हो गया, और ये शुरुआत से ही चल रहा था। शुरुआत हुई थी करप्शन को लेकर। करप्शन को लेकर जेनजी बहुत सख्त कि नहीं, अगर हम आपको पावर में लाते हैं तो साफ सुथरी सरकार दीजिए। 2021 में जो पहला करप्शन का मुद्दा उठा था, जेनजी ने ही उठाया था। गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला था। 54,600 करोड़ का ये घोटाला था, मतलब लगभग 57,000 करोड़ का घोटाला 21 में। उसके 2 साल के बाद ओरिएंटल कॉर्पोरेटिव घोटाला हुआ नेपाल में, जो 13,600 करोड़ का था, 13,600 करोड़। इसके बाद 2024 में लास्ट ईयर कॉर्पोरेटिव घोटाला हुआ एक बहुत बड़ा नेपाल में, जो 69,600 करोड़ का था। मतलब ये 3 घोटाला ही अगर जोड़ दें तो अराउंड 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का घोटाला था। जेनजी ने इस करप्शन से पहले उठाया, बेरोजगारी को मुद्दा उठाया, एजुकेशन सिस्टम पर उठाया, लेकिन आखिरी अगर कहें जो कील साबित हुई सोशल मीडिया बैन से पहले, वो नेपो बेबी था। नेपो बेबी मूवमेंट ने नेपाल के आम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर हमारा देश इतना गरीब है तो मुट्ठी भर लोगों के बच्चे इतने शान शौकत से इतनी शाहाना ज़िंदगी कैसे जी लेते, इतनी महंगी महंगी फीसें कैसे दे देते। नेपाली लोग बहुत मेहनती, बहुत खुददार होते हैं। आप देख लीजिए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं नेपाल के, लेकिन जब इतनी मेहनत और खुददारी के बावजूद अगर मुट्ठी भर लोग ही अमीर होते जाएं और बाकी की हालत खस्ता होती जाए तो फिर गुस्सा आएगा। और ये काम किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी और ने नहीं, जेनजी ने किया। वही जेनजी जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुई, और अब नेपाल में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।